बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर वेव के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारे क्लास 11th क्लास 12th के सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर कंप्लीट हो जाएंगे और सभी की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। अ वेव इज नॉट मोशन ऑफ मैटर एज अ होल इन अ मीडियम. A wind is different from sound wave in air. The former involve motion of air one place to other. The later involves compression and rarefaction of layer of air. बच्चों, आपको वेव तो पता ही है ना, प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। बस किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, एक्चुअल में मीडियम के पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ते, बस एनर्जी आगे बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ इस पॉइंट में यही बताया गया है कि वेव्स में मैटर नहीं, बस एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब कोई वेव ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते रहते हैं, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ते, बस एनर्जी ही ट्रांसफर होती है इन मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू। फिर विंड और साउंड वेव में डिफरेंस की बात की गई है कि विंड और साउंड वेव में क्या डिफरेंस है। विंड में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि साउंड वेव में एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते हैं और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हैं। कंप्रेशन आप समझ रहे हैं ना, कि जहां पर ये मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं वो एरिया कंप्रेशन होता है और जहां पर ये दूर दूर होते हैं वो रेयरफैक्शन होता है। तो यहाँ पे बच्चों ये डिफरेंस ही दिया हुआ है। द फॉर्मर इन्वॉल्व्स, मतलब यहाँ विंड की बात की गई है कि इसमें जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द लेटर इन्वॉल्व्स, मतलब यहाँ पर बात की गई है साउंड वेव की। साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ते, वहीं पर ही ऑसिलेट करते रहते हैं। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन अ वेव एनर्जी नॉट द मैटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो वही बात है इसमें भी कि वेव्स में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर के तो जो पार्टिकल्स है, मीडियम के पार्टिकल्स, तो अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते रहते हैं और इस तरीके से ऑसिलेट करते हुए ही वो एनर्जी को प्रोपेगेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो खुद आगे नहीं बढ़ते। मींस मैटर ट्रांसफर नहीं होता, बस एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे साउंड वेव में देखते हैं ना कि साउंड है वो ट्रेवल कर रही है एयर के थ्रू, लेकिन एयर के पार्टिकल्स बस वाइब्रेट करते हैं, वो आगे ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह, जहां पे सोर्स ऑफ साउंड है वहां से आगे बढ़ के जो रिसीवर ऑफ साउंड है वहां तक पहुंचे, ऐसा नहीं होता। एयर सिर्फ ऑसिलेट होती है। जैसे अभी कोई भी बोल रहा है तो वो सोर्स ऑफ साउंड है, उसने क्या किया, एयर को वाइब्रेट किया और वो वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गए, मतलब अपने नेबरिंग पार्टिकल को ऑसिलेट करते हुए एनर्जी को आगे ले जाते हैं जो रिसीवर है वहां तक। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन अ मैकेनिकल वेव एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस बिकॉज द कपलिंग थ्रू द इलास्टिक फोर्सेज बिटवीन नेबरिंग ऑसिलेटिंग पार्ट ऑफ द मीडियम। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑसिलेशंस होते हैं और वो ऑसिलेशन से एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ऐसा होता है बच्चों इलास्टिक फोर्सेस की वजह से। इलास्टिक फोर्सेस की वजह से ही पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के दोनों साइड इस तरीके से मूव करते हैं, मतलब ऑसिलेट करते हैं। तो इलास्टिक फोर्सेस की वजह से ही पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, और फिर जब वो ऑसिलेट करते हैं तो जैसे एक पार्टिकल यहाँ इसने ऑसिलेट किया, यहाँ वाले को एनर्जी ट्रांसफर कर दी, ये ऑसिलेट कर रहा है, इसने यहाँ वाले को एनर्जी ट्रांसफर कर दी, अब ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेशन में ये इलास्टिक फोर्सेस ये काम करती हैं और इसी से एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है आगे। तो आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अभी तक सभी पॉइंट्स में आप देखें तो यही चीज बताई गई है कि किसी वेव में जो एक्चुअल में मैटर है या जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं, बस एनर्जी ही आगे बढ़ती है, बस एनर्जी का ही प्रोपेगेशन होता है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट ओनली इन मीडियम विद shear मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. Longitudinal waves need bulk modulus of elasticity and are therefore possible in all media, solid, liquid and gases. तो इस पॉइंट में बच्चों हम ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के डिफरेंस की बात करेंगे। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट ओनली इन मीडियम विद shear मॉड्यूलस। अब ये shear मॉड्यूलस हमने पढ़ा है कि ये रिलेट करता है शेप डिफॉर्मेशन से। shear मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वहां पढ़े थे। तो जैसे ये कोई एक ब्लॉक रखा है, इस पे इस तरफ ऐसे फोर्स लगाया गया तो ये थोड़ा इस तरीके से आगे बढ़ जाती है इसकी ऊपर की सरफेस, तो मतलब ये शेप में डिफॉर्मेशन आ गया।
तो जिसका शेयर मॉडुलस जितना ज्यादा होगा वो एक किसी गिवन फोर्स के लिए उतना ही कम डिफॉर्म होगा शेप में। तो बच्चों ये जो शेयर मॉडुलस है ये सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टी हो गई ना, सॉलिड में ही हो सकता है क्योंकि शेप का डिफॉर्मेशन लिक्विड और गैसेस में तो नहीं हो सकता, इसलिए ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपेगेट कर सकती हैं ओनली इन सॉलिड्स। तो ट्रांसवर्स वेव बस सॉलिड में ही प्रोपेगेट कर सकती हैं, पर अभी तो हमने बात की थी कि वाटर की सरफेस पे भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो बच्चों ये थोड़ा सा अलग केस है कि वाटर की सरफेस पर जो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लेकिन वो प्योर ट्रांसवर्स नहीं है। अगर पानी के अंदर देखेंगे तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं, सिर्फ सरफेस पर जो वेव्स बन रही हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं और वो सरफेस टेंशन और ग्रेविटी की वजह से होती हैं। ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो सॉलिड के थ्रू ही ट्रेवल कर सकती हैं, प्रोपेगेट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनको चाहिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस मतलब यहाँ पर वॉल्यूम के डिफॉर्मेशन से है, तो वॉल्यूम का डिफॉर्मेशन तो सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में हो सकता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सभी मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस में। तो फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं जैसे रोप का हमने देखा कि रोप ट्रांसवर्स वेव्स बनाती है, साउंड ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि साउंड वेव्स तो सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में ट्रैवल कर सकती है। क्यों? अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको सिर्फ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और ये तीनों मीडियम में होता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ ये रिलेटेड है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से जो बस सॉलिड्स में होता है, तो ट्रांसवर्स वेव सॉलिड्स में ट्रैवल करती हैं। और वाटर का भी हमने यहाँ पे समझ लिया कि वाटर की सरफेस पे जो वेव्स हैं उनको हम ट्रांसवर्स वेव में कैसे काउंट करते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट, इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑल पार्टिकल्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फेजेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। In a stationary wave, all particles between two nodes have the same phase at a given instant but have different amplitudes. बच्चों यहाँ पर डिफरेंस की बात की गई है हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव। आपको यहाँ पर हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जिसको ट्रैवलिंग वेव भी बोल देते हैं उसका डिफरेंस देखना है स्टेशनरी वेव के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। तो बच्चों हमने ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे कोई प्रोग्रेसिव वेव है तो उसके लिए हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, इधर ये डिस्प्लेसमेंट आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, और स्टेशनरी वेव्स के लिए हम ऐसे बनाते हैं कि ये स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, एक वेव कुछ फ्रीक्वेंसी की जैसे ये इधर से गई और इधर से वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव ऐसे आई, तो ये स्टेशनरी वेव्स बनाती हैं। इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये एम्पलीट्यूड है, बाकी जो किसी भी टाइम पर ये सब डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये यहीं पर ही तो नहीं रुके हुए हैं, अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखेंगे तो कोई दूसरा पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड पे होगा, किसी और इंस्टेंट टाइम पर देखेंगे तो कोई दूसरा पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड पे होगा। मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो ये फिक्स है, पर हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई दूसरा ही पार्टिकल यहाँ पर है, मींस डिफरेंट फेजेस में है, ये एम्पलीट्यूड सेम तो है लेकिन डिफरेंट फेजेस में है किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में यहाँ पर ये नोड्स बन रहे हैं, ये जो है जीरो डिस्प्लेसमेंट नो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट जो है इनको नोड्स बोला जाता है। इसमें जो पार्टिकल यहाँ है वो यहीं रहेगा, इतने ही डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा, वो जितने पे है उतने पे ही रहेगा, टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो यहाँ है पार्टिकल वो यहीं पर ही रहेगा। तो इसलिए स्टेशनरी वेव में क्या होता है, टू नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स हैव सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट बट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो आप देख सकते हैं कि किसी एक को जैसे हमने ये ऐसे बना लिया, तो आप इसमें देख सकते हैं ना कि ये सबके लिए ये सब अलग अलग हैं वैल्यूज, और ये चेंज नहीं हो रही, जो ये पार्टिकल यहाँ है तो यहीं रहेगा, इसके लिए यही एम्पलीट्यूड है, ये पार्टिकल यहाँ है तो ये यहीं पर ही ऐसे रहेगा, ये इसके लिए ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड जो है सबके लिए अलग अलग होते हैं, तो बिटवीन टू नोड्स ये सब सेम फेज में रहेंगे किसी गिवन इंस्टेंट पे, बट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया बच्चों। अब देखते हैं लास्ट सिक्स्थ पॉइंट, relative to an observer at rest in a medium, the speed of mechanical wave is that medium v depends only on elastic and other properties such as mass density of medium. It does not depend on the velocity of source. बहुत अच्छा पॉइंट है ये बच्चों, वेव की स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है बस,
ठीक है, सोर्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कोई सोर्स है साउंड का, वो मूव कर रहा है या फिर वो रेस्ट में है, उससे वेव की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो अगर रुका हुआ है तब भी, वो चल रहा है तब भी। तो जो सोर्स की स्पीड है वो वेव की स्पीड को अफेक्ट नहीं करती। तो वेव की स्पीड को अफेक्ट कौन करता है? वेव की स्पीड को अफेक्ट करती हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इनर्शियल प्रॉपर्टीज। अब इलास्टिक प्रॉपर्टीज में आता है जैसे बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। इनर्शियल प्रॉपर्टीज में आता है मास डेंसिटी। तो किसी वेव की स्पीड को उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज और उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टीज ये अफेक्ट करती हैं, ना कि जिस सोर्स से वो प्रोड्यूस हो रहा है उस सोर्स की स्पीड अफेक्ट करती है। जैसे लिक्विड, सॉलिड, गैसेस की बात करें तो इन पे डिपेंड करेगी। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।